गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरोह पुस्तक के तीसरे पाठ कविता पाठ कवि कुंवर नारायण की कविताओं का अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। उसमें प्रथम मैं कवि कुंवर नारायण का संपूर्ण परिचय एक संक्षिप्त सारांश के रूप में आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। कवि का मूल नाम था कुंवर नारायण। उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद शहर में हुआ था और मृत्यु उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ में 15 नवंबर 2017 को हुई। उनके परिवार का जो निकट संपर्क था वो बहुत महत्वपूर्ण लोगों से था, जिनके जीवन की छाप कुंवर नारायण के ऊपर पड़ी। वे थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी, राम मनोहर लोहिया आदि आदि। इनके साथ रहने से, इनके गंभीर प्रभाव से ही कवि कुंवर नारायण स्वतंत्र चिंतन और लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। इनकी रुचि स्वतंत्र लेखन में बढ़ गई, जिसे नई कविता भी कहते हैं, जिसका अपना भाव है, अपने विशेष अर्थ हैं। शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो सन 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया, अर्थात स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और लखनऊ लेखक संघ की अनेक गतिविधियों में शामिल हो गए। इनके उस समय सहपाठी थे डॉक्टर रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ने ही आगे की कविता, जो बहुत प्रसिद्ध थी, हरी घास पर क्षण भर कविता का शीर्षक था, उससे परिचित कराया और उस समय आज्ञेय जी से विशेष प्रेरणा प्राप्त कर ये कवि कर्म की ओर अग्रसर हो गए। इन्होंने उसके बाद विशेष यात्राएं की जो विदेश से जुड़ी हुई थीं। 1955 में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रूस, चीन आदि देशों में ये गए। वार्सा में नाजिम हिकमत, एंटसनो जिम्मिस्की, पाब्लो नेरूदा आदि कवियों से ये मिले और इन कवियों से मिलने के बहाने विश्व साहित्य से इनका परिचय हुआ। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की छाप इसीलिए इनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देती है, जो किसी काव्यशास्त्र की प्रतिभा से प्रेरित दिखाई न देकर विश्व साहित्य से प्रेरित दिखाई देती हैं, जिसमें बहुत अधिक अलंकारिकता और बहुत अधिक व्याकरण का भाव न होकर एक सहजता और गंभीर अर्थबोध की अभिव्यक्ति होती है। 1956 में इनका पहला कविता संग्रह चक्रव्यूह प्रकाशित हुआ। 1959 में 1959 में आज्ञेय के एक संग्रह प्रकाशित हुआ, तार सप्तक। इसमें ये सम्मिलित हो गए। कविता कर्म के बारे में यदि हम देखें तो ये अन्य उस समय के भी अन्य सभी कवियों से विलक्षण थे और बेहद प्रतिभाशाली कवि। मुक्तिबोध ने अपने एक समीक्षा लेख में उन्हें अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना का कवि कहा है और सांसारिक जीवन की विशेष आलोचना का कवि कहा है। इनकी कविताओं में ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि इनकी कविताओं में व्यर्थ की उलझन नहीं है। इनकी कविताओं में अखबारों का सतहीपन बिल्कुल भी नहीं मिलता। इनकी कविताओं में विचारों की धुंध नहीं है और उसके स्थान पर भाषा का संयम है, भाषा परिष्कार है और भाषा का साफ सुथरापन, जो सहजता से ही बड़े बड़े गंभीर
अर्थों को हमारे सामने लाकर स्पष्ट कर देता है। इनकी कविताओं में परंपरा, मानवीय आशा निराशा, सुख दुख का प्रवेश प्रसंगवश नहीं होता, अपितु एक यथार्थ की तरह स्वयं उपस्थित होता है। उन्हें लाने का मनुष्य के दुखों को, खुशियों को, उनके विविध आश्चर्य को जो जीवन में आते जाते हैं, विडंबनाओं को लाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, अपितु वे विडंबनाएं, वे सुख दुख, मानवीय करुणा, आशा और निराशा स्वतः ही इनकी कविता में आ जाते हैं। इनका व्यक्तित्व कैसा था? हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था और सभी अन्य कवियों, दर्शकों और कविता प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र थे ये। इनका जो मुख्य कार्य था, व्यवसाय था, वो मोटर बेचने का था। एक बार अनेक कवि इनके पास उपस्थित होकर गोष्ठी कर रहे थे, तो इनसे अचानक एक प्रश्न पूछा कि आप कवि होकर, इतने अच्छे कवि होकर, ये मोटर बेचने का कार्य क्यों करते हैं? तो इन्होंने बड़ी सहजता से उत्तर दिया कि मैं मोटर इसीलिए बेचता हूँ कि मुझे कविता न बेचनी पड़े। कविता का कोई मोल नहीं है, वह बेचने की वस्तु नहीं है, वह अमूल है। इतना सम्मान था इनके मन में काव्य के प्रति। उनकी सम्यकता, विनम्रता और धैर्य के कारण ही उन्हें मध्यम मार्गीय विचारधारा का कवि कहा गया। इनकी अन्य विषयों में भी रुचि हमेशा साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करती रही, जैसे इतिहास, पुरातत्व विभाग, सिनेमा, विविध कलाएं, क्लासिकल संगीत, आधुनिक चिंतन, समकालीन निबंध साहित्य आदि में भी ये बहुत अधिक संलग्न रहे और पढ़ते रहे और उसका अध्ययन करते रहे और लिखते भी रहे। फिल्में और नाटक देखना कवि कुंवर नारायण को बेहद पसंद था। फिल्मों को भी वे एक लंबी कविता की तरह देखते थे। फिल्म को देखते ही नहीं, फिल्म को पढ़ते थे, उसके अर्थ को ग्रहण करते थे और अपनी डायरी में वे फिल्मों की समीक्षा लिखा करते थे। फिल्में वही देखना पसंद करते थे जिन फिल्मों की विषय वस्तु में कविता की लय हो, कविता के सांकेतिक अर्थ देने की क्षमता हो। ऐसे मनस्वी कवि थे ये। तारकोस्की इनके प्रिय फिल्मकार थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य में विशेष पारंगत और रुचि रखते थे ये। भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत से संगीतकार, नृत्यकार थे जिनसे बेहद लगाव था इन्हें। कवि कुंवर नारायण के परम आत्मीय रहे पंडित जसराज, उस्ताद अमीर खां साहब, संयुक्ता पाणिग्रही, इन सभी के संसर्ग और संपर्क से उनकी प्रस्तुतियों पर कवि कुंवर नारायण ने अपनी डायरी में उनके गीत और नृत्यों के भावों को लिखा, जो बड़े ही भाव प्रधान बन पड़े हैं। भारत में फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे इनके परम आत्मीय मित्र थे। समीक्षाओं पर भी, फिल्मों की समीक्षाओं पर भी इन्होंने बहुत काम किया और बहुत सटीक अर्थ से उन्हें लिखा। अपने देश में ही नहीं, विदेशी भाषा के कवियों के प्रति भी इनकी आत्मीयता बहुत अधिक रही। उनके काव्य को भी इन्होंने बहुत सम्मान दिया। विदेशी कवियों में कवाफी, बोर्खेस, मलारमी, नेरूदा, गुंटर ग्रास आदि की कविताओं का अनुवाद
कुंवर नारायण ने किया। इसी तरह कुंवर नारायण की कविताओं के अनुवाद भी अंग्रेजी, इतालवी, पोलिश, एस्टोनियन आदि सभी भाषाओं में हो चुके हैं। सच कहूँ तो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि थे। इनकी भाषा शैली के बारे में तो क्या कहा जाए। खड़ी बोली का एक सहल सरल स्वाभाविक रूप इनकी कविता में दिखाई देता है। न तो बलपूर्वक इन्होंने लोक भाषा का ही प्रयोग किया, जो शब्द अपने आप आ गए लोक भाषा के, वे सहज ही रच बस गए इनकी कविताओं में, और न ही इन्होंने संस्कृत निष्ठ पदावली को लाने का कोई प्रयास किया, वह भी सहज रूप में यत्र तत्र इनकी भाषा में दृष्टिगोचर होती है। कवि कुंवर नारायण ने सहज, सरल, भावानुकूल छंद, बिंबों, प्रतीकों, अलंकारों आदि का स्वाभाविक प्रयोग किया है, जिन्हें पढ़कर लेखक को सहज आत्मीयता का भाव जागृत होता है और अपनेपन की अनुभूति हो जाती है। वह कविता से स्वयं को जुड़ा हुआ अनुभव करता है। यह मेरी पीड़ा है, यह तो मेरी वेदना है, यह तो मेरा स्वभाव है। ऐसी हैं कवि कुंवर नारायण की कविताएं। अलंकारों की बात करते हैं तो उनकी कविता में अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक स्वयं ही उपस्थित हुए हैं। मानवीकरण आदि सभी अलंकार आधुनिक युगबोध से जो स्वाभाविक रूप से जुड़ गए, वे उनकी कविताओं में आ गए। उनकी उपमाएं सर्वथा नई जान पड़ती हैं, जिनका प्रयोग पहले के काव्य में दिखाई नहीं देता। बहुत से पुरस्कार कवि कुंवर नारायण को प्राप्त हुए, जिनमें से मुख्य पुरस्कार मैं आपको बता रही हूँ। शतदल पुरस्कार, व्यास सम्मान 1955, राष्ट्रीय कबीर सम्मान से इन्हें नवाजा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में इनको प्राप्त हुआ। कुमारन आशान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार 1973 में इनको मिला। तुलसी पुरस्कार 1982 में, 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार 1971 में इनको प्रदान किया गया। इनकी सामाजिक चेतना कैसी थी? क्योंकि कवि एक सामाजिक युग दृष्टा होते हैं। सामाजिक चेतना ही तो उन्हें अकल्पनीय कल्पना से भर देती है। जहां न पहुंचे कवि, रवि वहां पहुंचे कवि। रवि जहां पहुंच नहीं सकता सूर्य का प्रकाश, वहां कवि की दृष्टि का पहुंचना ही उन्हें सामाजिक चेतना का कवि बना देता है। सामाजिक चेतना के विषय में ये परिपूर्ण थे। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, कोई पुरानी किताब हो जैसे गर्द से ढकी हुई। जीवन संघर्षों की तलाश कर रही है उनकी ये कविता की पंक्तियां। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, पुरानी किताब हो कोई जैसे गर्द से ढकी हुई। इतना संघर्ष कि जीवन इतना मैला हो जाता है, जहाँ परत जम जाती है उसको हटाकर कविता एक उजाले की तरफ ले चलती है। लेकिन इन जीवन संघर्षों को कवि कुंवर नारायण ने अपनी नियति कभी नहीं बनने दिया और अपनी कविता में भी यही भाव हमारे सामने रखा कि जीवन संघर्ष तो देता है, लेकिन वह टुकड़े टुकड़े में बटी हुई जिंदगी के कुछ अच्छे पल भी तो दे जाता है। उन पलों को संजोइए। वे अपनी एक पंक्ति, कविता की एक पंक्ति में कह उठे, जरा ठहरो,
जिंदगी के टुकड़ों को फिर से संभाल लूं, जरा ठहरो। जिंदगी के टुकड़ों को फिर से संभाल लूं, उन सुनहरी क्षणों को जो भागे जा रहे हैं थोड़ा पुकार लूं। स्मृतियों के छोटे छोटे साए हमें अपने हृदय की मंजूषा में संचित कर रख लेने चाहिए। वे जीवन की समृद्धि होते हैं जो दुख के पलों में हमारे सहयोगी बनते हैं। इस तरह सामाजिक चेतना उनकी कविताओं में रची हुई है, बसी हुई है, जो पल पल हमें जीवन जीने का उत्साह देती है। प्रकृति वर्णन। कवि कुंवर नारायण की कविताएं समग्र अर्थ को व्यक्त करती हैं। प्रकृति के बिना कविता अधूरी है। उनकी कविताओं में प्रकृति सहचरी बनकर आई है। जाड़े की एक सुबह, बसंत की लहर, बसंत आओ, सूर्यास्त आदि कविताओं में प्रकृति के निखरे हुए सौंदर्य का उन्होंने जो वर्णन किया है वह अद्भुत है। बड़ा ही स्वाभाविक सा वर्णन वे प्रस्तुत करते हैं, जैसे नदी की गोद में नादान शिशु सा अर्ध सोया द्वीप। एक द्वीप जो नदी के बीचों बीच है, आधा दिखाई दे रहा है, आधा जलमग्न है। उसका इतना खूबसूरत वर्णन भला और कहाँ मिल सकता है। पुनः सुनिए। नदी की गोद में नादान शिशु सा अर्ध सोया द्वीप। आगे, झिलमिल चांदनी में नाचती परियां। रात्रि का समय, नदी के जल स्तर में उठती हुई लहरें, ऊपर पड़ती हुई चांद की रोशनी, चांद की आभा जो प्रकाशित कर रही है लहरों को। झिलमिल चांदनी में नाचती परियां हों जैसे, और लहर पर लहर लहराती बजाकर तालियां गीत गाती है। लहर पर लहर बजाकर तालियां कुछ गीत गाती है। झिलमिल चांदनी में नाचती परियां लहर पर लहरें लहराती बजाकर तालियां कुछ गीत गाती हैं। नदी की गोद में नादान शिशु सा अर्ध सोया द्वीप। द्वीप और लहरें एक साथ कितना सुंदर भावपूर्ण दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। प्रकृति इस तरह मुग्ध हो उठी है उनकी कविताओं में और हमारे सामने आकर साक्षात खड़ी हो जाती है। इस तरह उनकी कविता एक संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी कवि का व्यक्तित्व लेकर हमारे सामने आती है और हमें पढ़ने को, हमें समझने को, एक नया अर्थ देने को मजबूर कर देती है। उनकी कविता डरे सहमे आदमी के मन को एक ढाढ़स सा बंधा जाती है। उनकी कविताएं आत्मीयता का सहज गहरा बोध कराकर गले लगाती हैं हमें। ऐसी आत्मीयता से भरी हुई कवि कुंवर नारायण की कविताएं। अगर आपको ये कवि का परिचय पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम उनकी कविता के बहाने प्रस्तुत करेंगे, उसका संपूर्ण भावार्थ। डिस्क्रिप्शन में मैं ये सभी जो आपको बताया है इसमें से कुछ अंश अंकित करूँगी, आप ज़रूर पढ़िए। वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।